welcome to Smartshala. Today we will discuss about Newton's second law of motion, which is from the second chapter of physics from class 9th. तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब तक हम एक ऑब्जेक्ट को फोर्स ना लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो वो स्टॉप नहीं होगा, या अगर एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो वो तब तक मूव नहीं होगा जब तक कि हम उस पर फोर्स ना लगाएं। फिर हमने ये देखा था कि ये जो फोर्स है, जो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको चलाने के लिए या उसको रुकाने के लिए या उसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो ये फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो जैसे कि सपोज हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, दोनों के मासेस जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस अलग हैं। सपोज एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है, हम सेम फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पर लगा रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट को लगाएंगे एंड फॉर सेम टाइम, सेम फोर्स और सेम टाइम दो ऑब्जेक्ट्स पर लगाएंगे अलग अलग हम, तो हम देखेंगे कि दोनों की वेलोसिटीज में फर्क होगा। जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास ज्यादा है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो कम वेलोसिटी से मूव होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स अगर सेम लगाया जाए तो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि मोमेंटम का जो रेट है, चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट है, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स लगाया उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, अगर कम फोर्स लगाया तो कम चेंज इन मोमेंटम होगा, और ये चेंज हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में होगा ये चेंज इन मोमेंटम। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ को लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लिख सकते हैं ऐसे कि फोर्स के प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मोमेंटम पढ़ा था, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन जो है वो प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m मास के ऑब्जेक्ट है, अगर इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी u और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ये फोर्स टाइम t के लिए अप्लाई हुआ है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई u से v उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ मोमेंटम, फोर्स लगने के पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया था मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। नाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मास सेम रहेगा तो उसे कॉमन ले लेंगे, v माइनस u ओवर t हो जाएगा ये। नाउ हमने पढ़ा था कि चेंज v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे m इंटू a। तो अब अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाना हो
तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। हम इस केस में कांस्टेंट लेंगे k, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू KMA। बट SI यूनिट्स में इस k की वैल्यू 1 आती है। जब हम SI यूनिट्स लेते हैं तब साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि इस k की वैल्यू 1 आती है, तो तब हम लिख देंगे F इज इक्वल टू MA। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें देखेंगे अगर हम यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन देता है, तो हम इसमें से एक्सीलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं F/m, यानी कि अगर मास की वैल्यू डबल हो जाएगी, अगर मास डबल हो जाता है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा हाफ। अगर, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इसमें हम देख रहे हैं, तो अगर मास डबल हो गया तो एक्सीलरेशन हो जाएगा हाफ। अगर मास हाफ हो गया तो एक्सीलरेशन हो जाएगा डबल। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ हमें दे देता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू MA। अब हम इसकी SI यूनिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स की SI यूनिट, जैसे कि हमको पता है कि फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, मास की SI यूनिट है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हम डिफाइन कर देंगे कि फोर्स जो है, फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों रिलेटेड कैसे आपस में। तो इसके न्यूटन सेकेंड लॉ से हम डे टू डे लाइफ के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर जब वो बॉल को कैच करता है, तो अगर वो डायरेक्टली बॉल को कैच करेगा तो क्या होगा, क्योंकि बॉल बहुत हाई स्पीड से आ रही है तो बॉल का जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो जैसे ही क्रिकेटर उसको कैच करता है तो उसके हैंड्स को हर्ट हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। पर अगर वो टाइम इंक्रीज कर दे, यानी कि अगर वो हैंड्स को थोड़ा नीचे ले जाकर बॉल को कैच करेगा, तो टाइम इंक्रीज होने की वजह से मोमेंटम जो है, उसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसको चोट कम लगेगी। तो इसी तरह से बहुत सारे केसेस में ऐसा हम दिखा सकते हैं कि अगर एक्सक्यूज मी, अगर कोई हाई जंप या कोई एथलीट है वो हाई जंप कर रहा है, लॉन्ग जंप कर रहा है, तो हमने देखा है कि वहां पर जहां वो जंप करता है तो वहां पर थोड़ी सैंड या फिर थोड़ा कुशन्स वगैरह रख दिए जाते हैं, क्योंकि अगर एथलीट डायरेक्टली जंप करता है ग्राउंड पे तो मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से उसके फीट को हर्ट हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। लेकिन अगर कुशन है या सैंड पड़ा हुआ है तो अगर वो उसके ऊपर जंप करेगा तो उसके फीट को ग्राउंड को टच करने में टाइम लगेगा, तो टाइम इंक्रीज होने की वजह से उसका मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसको कम चोट लगेगी। इसी तरह हम कार के सीट बेल्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कार में सीट बेल्ट इसलिए प्रोवाइडेड होते हैं कि अगर जर्क लगता है तो अगर एक्सीडेंट या और किसी केस में अगर जर्क लगता है तो जो पैसेंजर है उसको डैशबोर्ड तक या उसको साइड पे गिरने पर उसको टाइम बढ़ जाता है, उसको गिरने के टाइम या सर उसका या मुंह या बॉडी लगने के टाइम कार की बॉडी के साथ उसकी बॉडी टच होने में टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो मोमेंटम कम हो जाएगा और उसको कम चोट लगेगी। इसी तरह हमने स्कूल बैग्स वगैरह को देखा है, उसके अंदर जो स्ट्रैप्स होते हैं उसमें कुशन प्रोवाइडेड होते हैं ताकि जब वो वेट को ही उठाता है तो उसको चोट कम लगती है। तो ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को हम न्यूटन सेकेंड लॉ से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने इतने सारे एक्सप्लेनेशन दिए। उसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ में सबसे पहले अगर हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं
न्यूटन्स थर्ड लॉ में अगर हम एक ऑब्जर्वेशन लें कि अगर एक बॉय है, उसने स्केट्स पहने हुए हैं और वो स्केट्स पहन के वॉल के पास खड़ा है, वो वॉल को जोर से फोर्स लगाता है। वो बहुत ज्यादा वॉल को जब फोर्स लगाता है तो जैसे अगर एक वॉल के पास खड़ा है पर्सन, उसने स्केट्स पहने हुए हैं, अगर वो वॉल को जोर से फोर्स लगाता है तो हम देखेंगे कि वो खुद बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। वो पर्सन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो बॉय वॉल को फोर्स लगाता है तो वॉल भी उसको कुछ फोर्स लगाती है जिससे कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये बॉय एक एक्शन कर रहा है कि वो वॉल को फोर्स लगा रहा है, तो इस एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वॉल भी उसको सेम अमाउंट का फोर्स लगाती है और वो बॉय बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है उस रिएक्शन फोर्स की वजह से। जैसे अगर कोई पर्सन कुछ भी, जैसे अगर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है बुक्स में कि अगर एक पर्सन एक काऊ को खींच रहा है तो काऊ भी उसको सेम अमाउंट में खींच रही है, तो वो पर्सन भी उस डायरेक्शन में जाने लगता है। या एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि हम जैसे हैं या कोई भी बॉल है, अगर एक छोटी बॉल है, अगर वो अर्थ की तरफ, अर्थ के फोर्स की वजह से अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से ये पर्सन भी या ये बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इफ ये बॉल अर्थ के ऊपर फोर्स F1 लगा रही है तो अर्थ भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स F2 उसको लगाएगी, यानी कि F1 फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस F2। अर्थ भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगी उस पर्सन को, तो उस पर्सन को भी अर्थ की तरफ आना चाहिए। तो ये हम एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड इन नेक्स्ट टॉपिक। तो फिलहाल हम इस न्यूटन्स थर्ड लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे कि जब वॉकिंग के टाइम अगर हम कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ग्राउंड उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो जिसके वजह से वो पर्सन वॉक कर सकता है। बट अगर सेम टाइम पर अगर स्नो पड़ी हो या सैंडी सरफेस हो या सैंडी ग्राउंड हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये पर्सन जो इस ग्राउंड को फोर्स लगाता है वो फोर्स को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है, तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो ये पर्सन बैकवर्ड जब ग्राउंड को धक्का लगाता है तो मोमेंटम कम हो जाने की वजह से टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्नो पड़ी हुई है तो उसके फीट को ग्राउंड को टच करने में टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम कम हो जाता है तो फोर्स भी कम हो जाता है। तो अगर वो कम फोर्स से ग्राउंड को बैकवर्ड अगर वो पुश करता है तो ग्राउंड भी उसी कम फोर्स से उसको फॉरवर्ड पुश करती है, तो वॉक करने में उसलिए प्रॉब्लम आती है आइस पे या स्लिपरी ग्राउंड पे। क्योंकि अगर एक्शन फोर्स कम होगा तो रिएक्शन फोर्स भी कम होगा, और रिएक्शन फोर्स कम होगा तो वो पर्सन चल नहीं पाएगा। तो यही एक्शन एंड रिएक्शन हम देख सकते हैं वाइल स्विमिंग। एक पर्सन अगर स्विमिंग कर रहा है तो वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो वाटर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, तो इस वजह से एक स्विमर स्विम कर सकता है। सिमिलरली हम और एग्जांपल दे सकते हैं कि सपोज एक गन है, गन में से बुलेट फायर हो रही है, तो जितने फोर्स से बुलेट को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फायर करती है, बुलेट भी गन को उतने ही फोर्स से बैकवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स एक रिएक्शन फोर्स देती है बैकवर्ड डायरेक्शन में।
इसीलिए जब सोल्जर्स होते हैं या जो भी गन लेकर जाते हैं तो वो गन को शोल्डर्स के ऊपर रखते हैं, ना कि अपने बॉडी के सामने रखते हैं। अगर वो अगर गन को अपनी बॉडी के सामने रख के फायर करेंगे तो वो गन उनको हर्ट कर सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। लाइक जब एक बलून है, जब वो बलून में से अगर बलून में से एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसमें से एयर बाहर निकलती है, डिफ्लेट होता है, मतलब उसमें से हवा निकलती है, डिफ्लेट होता है बलून, तो उतने ही फोर्स से वो बलून को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, तो बलून ऊपर को जाने लगता है। तो यही प्रिंसिपल लगता है एयरक्राफ्ट्स में और रॉकेट्स में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है कि जो उसके अंदर फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल बर्न होता है और वो फ्यूल बहुत ज्यादा फोर्स से जब वो फ्यूल रॉकेट के बैक से वो फ्यूल जब वो निकलता है तो इतने फोर्स से वो निकलता है, जितने फोर्स से वो निकलता है उसी फोर्स का रिएक्शन फोर्स लगता है और वो उस रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो ऐसे एग्जांपल्स हम बोट्स एंड शिप्स का भी दे सकते हैं कि अगर एक पर्सन बोट चला रहा है तो वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता रहता है। अगर वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा तो वाटर शिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। इसी तरह अगर कोई पर्सन जंप कर रहा है, बोट से बाहर जंप कर रहा है, तो वो फीट से बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो बोट उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, जिससे कि वो जंप कर सकता है बोट के बाहर। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें देखे हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने बात की थी मोमेंटम की, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्जर्व्ड, यानी कि कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके बाद मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व्ड रहता है। लाइक हम उसको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा ट्रक है, और एक स्मॉल कार है सपोज। अगर एक का मास है m1 और एक का मास है, दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मास के m2, बट सेम डायरेक्शन में दोनों मूव हो रहे हैं विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट समहाउ कोलाइड हो जाते हैं तो कोलाइड होने पर मास तो इनका सेम ही रहेगा। आफ्टर कोलिजन ये दोनों फिर अगर चलना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में ही दोनों फिर से चलना शुरू करेंगे, मास तो उनका सेम रहेगा m1 m2, बट इस टाइम उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी, जो कि हो जाएगी v1 एंड v2। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विल बी m1 u1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है m2 u2। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन पहले का मोमेंटम है m1 v1, दूसरे वाले का मोमेंटम है m2 v2। अगर हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम लेंगे वो m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया। आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। अब हम देखेंगे कि ट्रक ने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया था F1 फोर्स जब वो कोलाइड हो रहे थे, एंड दैट टू फॉर टाइम t। तो तब जो चेंज इन मोमेंटम हुआ ऑब्जेक्ट 1 का, सबसे पहले उसका जो एक्सीलरेशन है ऑब्जेक्ट 2 का एक्सीलरेशन हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बताएंगे। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विल बी, एक्सीलरेशन पहले देखते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विल बी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, v1 माइनस u1 ओवर t,
और इसी तरह से सेकेंड वाले का एक्सीलरेशन हो गया v2 माइनस u2 ओवर t। तो फर्स्ट वाले ने, ट्रक ने सेकेंड ऑब्जेक्ट को, कार को कुछ फोर्स लगाया था, तो वो फोर्स F इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इट विल बी m इंटू a। तो मास, सेकेंड वाले का मास है m2 और उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगा था m2, तो उसका एक्सीलरेशन बन गया था a2। इसी तरह से सेम न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F2 जो है, कार ने भी उसको कुछ फोर्स दिया था ट्रक को, एंड दैट फोर्स वाज m1। तब उस फोर्स की वजह से ट्रक का जो मोमेंटम है वो हो गया था m1 a1। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो गया m2, a1 की वैल्यू पुट कर देंगे v1 माइनस u1 ओवर t, सॉरी ये a2 है, तो v2 माइनस u2 ओवर t। सिमिलरली यहाँ पर भी हम a2 की वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज m1 v1 माइनस u1 ओवर t। तो हम ये पुट कर देंगे। नाउ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, F1 विल बी इक्वल टू माइनस F2, यानी ट्रक ने और कार ने एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दिए थे। ये जो नेगेटिव साइन है वो दिखाता है कि ऑपोजिट है फोर्स, यानी कि कार और ट्रक का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो जैसे कि हमने लिखा था कि F1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 ओवर t, हम दोबारा लिख लेते हैं इसको, एंड F2 था m1 v1 माइनस u1 ओवर t, ये था। तो जब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F1 इज इक्वल टू माइनस F2 है, इक्वल एंड ऑपोजिट है ये दोनों फोर्सेस, तो हम लिख लेंगे m2 v2 माइनस u2 ओवर t जो है वो इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस u1 ओवर t के इक्वल होगा। तो जैसे t दोनों साइड पे कॉमन है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस m1 u1। अब माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 हो गया ये, और यहाँ पर m2 v2 माइनस m2 u2 हो गया। नाउ v वाले एक साइड कर देते हैं, u वाले एक साइड कर देते हैं। तो ये जो u वाला है उसको हम यहाँ ले आते हैं और ये जो v वाला है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। पर ये जो था m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमने पहले देखा था कि ये है टोटल फाइनल मोमेंटम, और ये m1 u1 प्लस m2 u2 था टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो हमने देखा इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड। कॉन्जर्व क्यों? क्योंकि वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो रही है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन was equal to total final momentum after collision। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम हमेशा ही सेम रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं मोमेंटम इज कॉन्जर्व। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको कि हमने प्रूव कराया। तो ये लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सपोज अगर जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें एक गन थी, गन में से बुलेट फायर हो रही थी, तो बुलेट फायर होने पर गन फायर होने के पहले जब बुलेट अभी गन के अंदर है
तब जो मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायर होने के बाद के इक्वल हो जाएगा। वो कैसे इक्वल हो जाएगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं मास ऑफ बुलेट, अगर बुलेट का मास है ये, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम विल बी ऑलवेज कॉन्जर्व। तो यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर के से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं वो डाउट्स क्लियर करने के लिए एक डाउट सेशन रख दूंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स, कोई क्वेश्चंस या कुछ और कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मैं आपको अपडेट्स देती रहूंगी टाइम टाइम पर, और जैसे ही न्यू वीडियोस बनेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी। So that's all for today. Thanks a lot.